नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो अदृश्य है, लेकिन हमारे चारों ओर की हर चीज को आकार देती है। हम बात करेंगे परमाणुओं की, इलेक्ट्रॉनों की और ऊर्जा के उन छोटे-छोटे पैकेटों की जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो हमें इस अजीबोगरीब क्वांटम दुनिया की नींव को समझने में मदद करते हैं। तो आज हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि बहुत ही छोटे स्तर पर दुनिया काम कैसे करती है, जहां हमारे जाने पहचाने भौतिकी के नियम वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि परमाणु एक छोटे सौरमंडल जैसा होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये तस्वीर कितनी ज्यादा भ्रामक है। तो चलिए इस पहेली को समझना शुरू करते हैं। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। ये इस बात का जवाब है कि नियॉन साइन क्यों चमकते हैं, या क्यों हर तत्व आग में जलने पर एक खास रंग देता है। ये हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी नियमों को समझने की चाबी है। एक तरह से वास्तविकता का यूजर मैनुअल है ये। यूजर मैनुअल, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। परमाणु की पारंपरिक तस्वीर। एटम शब्द का मतलब ही है जिसे तोड़ा न जा सके। और फिर आया वो सौरमंडल वाला मॉडल, बीच में सूरज जैसा एक भारी नाभिक और उसके चारों ओर ग्रहों की तरह चक्कर काटते इलेक्ट्रॉन। सुनने में कितना सरल और व्यवस्थित लगता है। हाँ, और शायद इसीलिए ये मॉडल इतना लोकप्रिय हुआ। ये हमारे अनुभव से मेल खाता है। लेकिन क्वांटम दुनिया हमारे अनुभव की परवाह नहीं करती। असलियत ये है कि ये सौरमंडल का मॉडल ये पूरी तरह से गलत है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह किसी साफ सुथरे निश्चित रास्ते पर नहीं घूमते। एक मिनट, अगर वे एक तय रास्ते पर नहीं है तो फिर वे हैं कहाँ? क्या वे बस यूं ही कहीं भी घूम रहे हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम बता ही नहीं सकते कि वो ठीक ठीक कहाँ है। हम बस इतना बता सकते हैं कि उनके कहाँ पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं या प्रोबेबिलिटी क्लाउड। कल्पना कीजिए कि नाभिक के चारों ओर एक धुंधला सा बादल है। इलेक्ट्रॉन उस बादल में कहीं भी हो सकता है। जहां बादल ज्यादा घना है वहां उसके मिलने की संभावना ज्यादा है, और जहां बादल हल्का है वहां संभावना कम। ये क्वांटम भौतिकी का पहला बड़ा झटका है। यहाँ निश्चितता नहीं, सिर्फ संभावनाएं हैं। वाह! तो ये एक ठोस चीज नहीं, बल्कि एक संभावना का धुंधुलका है। ये तो बहुत अजीब है। लेकिन हमने हमेशा कक्षाओं शेल्स के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग परतों में रहते हैं। क्या वो भी गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। वे परतें या कक्षाएं मौजूद हैं, लेकिन वे सड़कों की तरह नहीं हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन चलता है। वे ऊर्जा के स्तर हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक इमारत में अलग अलग मंजिलें हों। इलेक्ट्रॉन पहली मंजिल पे हो सकता है, या दूसरी पर, या तीसरी पर, लेकिन वो पहली और दूसरी मंजिल के बीच में हवा में नहीं तैर सकता। वो सिर्फ इन तयशुदा ऊर्जा स्तरों पर ही मौजूद रह सकता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा की मंजिलें हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन एक मंजिल से दूसरी पर कैसे जाता है? क्या वो लिफ्ट लेता है? हमारी रोजमर्रा की दुनिया में तो हर चीज को बीच का रास्ता तय करना पड़ता है। और यहीं पर क्वांटम दुनिया का दूसरा बड़ा अजीब नियम आता है, क्वांटम छलांग। इलेक्ट्रॉन एक मंजिल से दूसरी पर जाता नहीं है। वो बस एक पल पहली मंजिल पर होता है और अगले ही पल दूसरी मंजिल पर प्रकट हो जाता है। यह एक तात्कालिक छलांग है, लगभग टेलीपोर्टेशन की तरह। वो बीच का कोई रास्ता तय नहीं करता। टेलीपोर्टेशन, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन पहली मंजिल से तीसरी पर जाता है तो वो दूसरी मंजिल से होके नहीं गुजरता, वो बस गायब होके वहां पहुंच जाता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए सीढ़ियों का उदाहरण बहुत अच्छा है। हमारी दुनिया में अगर आपको एक मंजिल से दूसरी पर जाना है तो आप हर सीढ़ी पर कदम रखते हैं, एक लगातार गति से ऊपर जाते हैं, आप हर बिंदु से होके गुजरते हैं। लेकिन क्वांटम दुनिया में उस इमारत में सीढ़ियां है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पहली मंजिल से सीधे तीसरी पर प्रकट हो जाता है, बिना बीच के किसी भी स्थान पर मौजूद हुए। ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। लेकिन इस छलांग के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? या जब वो नीचे आता है तो ऊर्जा कहाँ जाती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा को सोखता है, मान लीजिए गर्मी या प्रकाश से,
तो वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक ऊंची मंजिल पर कूद जाता है। लेकिन वो उस ऊंची ऊर्जा वाली स्थिति में ज्यादा देर नहीं रह सकता, वो अस्थिर होता है। इसलिए वो लगभग तुरंत वापस अपनी निचली स्थिर मंजिल पर गिर जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो वो उस अतिरिक्त ऊर्जा को प्रकाश के एक छोटे से पैकेट के रूप में बाहर फेंक देता है। इसी प्रकाश के पैकेट को फोटॉन कहते हैं। और ये फोटॉन ही वो रोशनी है जो हम देखते हैं, जैसे नियॉन साइन में। एकदम सही। नियॉन साइन की ट्यूब में नियॉन गैस भरी होती है। जब उसमें से बिजली गुजारी जाती है तो नियॉन के परमाणुओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर ऊंची मंजिलों पर कूद जाते हैं, और जब वे वापस नीचे गिरते हैं तो वे एक खास रंग के फोटॉन छोड़ते हैं जो हमें लाल नारंगी रोशनी के रूप में दिखाई देता है। हर तत्व के लिए इन मंजिलों के बीच का अंतर अलग-अलग होता है। अच्छा, तो इसीलिए अलग-अलग तत्वों से अलग-अलग रंग निकलते हैं। जैसे सोडियम लैंप हमेशा पीला होता है और आतिशबाजी में तांबे से हरा नीला रंग निकलता है। ये सब उन इलेक्ट्रॉनों की छलांगों के बीच के ऊर्जा के अंतर की वजह से है। सटीक कहा आपने। ये हर तत्व का अपना एक अनूठा परमाणु हस्ताक्षर है, या कहिए प्रकाश फिंगरप्रिंट। राइट। ये किसी जासूस के लिए मिले फिंगरप्रिंट जैसा है। हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी तारे से आ रही रोशनी का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि वो तारा किन-किन तत्वों से बना है, सिर्फ ये देखकर कि उसमें कौन-कौन से प्रकाश फिंगरप्रिंट मौजूद हैं। ये तो कमाल है। हम ब्रह्मांड के दूसरे कोने में झांक सकते हैं सिर्फ इन छोटी-छोटी क्वांटम छलांगों को समझकर, और इन छलांगों का सीधा संबंध क्वांटा से है ना? ये मैक्स प्लैंक का विचार था कि ऊर्जा लगातार नहीं बहती बल्कि पैकेट में आती है। हाँ, और ये आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी। प्लैंक से पहले सब मानते थे कि ऊर्जा एक बहती हुई नदी की तरह है। आप उसमें से जितना चाहें उतना पानी ले सकते हैं। लेकिन प्लैंक ने कहा नहीं, ऊर्जा सिक्कों की तरह है। आपके पास 1 रुपया, 2 रुपए या 5 रुपए का सिक्का हो सकता है, लेकिन 3.25 रुपए का कोई सिक्का नहीं होता। ऊर्जा के भी ऐसे ही निश्चित अलग-अलग पैकेट होते हैं, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि इलेक्ट्रॉन बीच में क्यों नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे या तो 5 रुपीस का ऊर्जा पैकेट मिलेगा या 10 रुपीस का। 7.5 रुपए का कोई पैकेट होता ही नहीं है, इसलिए वो बीच की किसी मंजिल पर जा ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इलेक्ट्रॉन केवल ऊर्जा के इन निश्चित पैकेटों को ही सोख या छोड़ सकता है, इसीलिए उसकी छलांगें भी निश्चित होती हैं। यहीं से क्वांटम शब्द आया, यानी मात्रा में बंटी हुई चीज। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसने भौतिकी की पूरी नींव हिला दी और क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक धुंधले बादल में रहता है, वो एक मंजिल से दूसरी पर टेलीपोर्ट करता है, और ये सब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों की वजह से होता है। ये पहले से ही काफी अजीब है, लेकिन स्रोतों में एक और बात थी जो इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा उलझा देती है। इलेक्ट्रॉन का दोहरा व्यक्तित्व, कि वो कभी एक कण की तरह व्यवहार करता है और कभी एक तरंग की तरह। ये बात तो मेरे सिर के ऊपर से जाती है। और आप अकेली नहीं हैं। ये क्वांटम दुनिया का शायद सबसे अजीब और सबसे गहरा रहस्य है। इसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी यानी तरंग कण द्वैतता कहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, बल्कि ये है कि वो क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या सवाल पूछ रहे हैं। मतलब सवाल पूछने से उसकी असलियत कैसे बदल सकती है? ये तो समझ से बाहर है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप एक प्रयोग सेट करते हैं ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है, तो प्रकृति आपको जवाब देगी, ये रहा इस एक बिंदु पर। और इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह, एक छोटी सी गेंद की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आप एक दूसरा प्रयोग सेट करते हैं ये मापने के लिए कि उसकी ऊर्जा या गति क्या है, तो प्रकृति जवाब देगी, ये एक फैली हुई तरंग है और वो एक तरंग की तरह व्यवहार करेगा। वो एक ही समय में दोनों नहीं हो सकता। आपका प्रयोग ही उसे एक रूप लेने पर मजबूर करता है। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई एक असली पहचान है ही नहीं जब तक हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते। ये तो बहुत ही अजीब है। ईमानदारी से कहूं तो ये वो हिस्सा है जहां भौतिकी थोड़ी बहुत दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी जैसी लगने लगती हैं। इसे समझने के लिए अंधेरे कमरे में तितली खोजने का सादृश्य लेते हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में एक तितली को खोजना चाहते हैं। आप एक टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च की रोशनी जितनी तेज होगी तितली उतनी ही साफ दिखेगी। लेकिन
लेकिन तेज रोशनी के फोटॉन जब तितली से टकराएंगे तो उसे धक्का भी देंगे और उसकी जगह बदल देंगे। आप जैसे ही उसे देखने की कोशिश करेंगे आप उसे बदल देंगे। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे देखने की कोशिश ही उसे बदल देती है। और शायद इसीलिए वो अनिश्चितता का सिद्धांत आता है ना, कि हम एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और उसकी गति दोनों का पता नहीं लगा सकते। बिल्कुल, ये हमारे उपकरणों की कमी नहीं है, ये वास्तविकता का एक मूलभूत गुण है। हम जितना सटीक रूप से उसकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं, उसकी गति उतनी ही अनिश्चित हो जाती है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हम केवल संभावनाओं की बात कर सकते हैं, निश्चितताओं की नहीं। जब हम उसे नहीं देख रहे होते तो वो कण है या तरंग, ये सवाल ही गलत है। वो सिर्फ संभावनाओं की एक तरंग है। ठीक है, तो चलिए अब तक की इस गहरी और थोड़ी दिमाग चकरा देने वाली चर्चा को समेटते हैं। हमने कुछ बहुत ही बुनियादी और क्रांतिकारी बातें सीखी हैं। पहली, छोटे स्तर पर ऊर्जा नदी की तरह लगातार नहीं बल्कि सिक्कों की तरह असतत पैकेट यानी क्वांटा में होती है। दूसरी, इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह किसी तय रास्ते पर नहीं घूमते, बल्कि एक संभावना के बादल में मौजूद होते हैं। हम बस ये बता सकते हैं कि उनके कहाँ होने की संभावना ज्यादा है। तीसरी, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जाते, वे क्वांटम छलांग लगाते हैं, मतलब एक पल में गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं। और चौथी, इन्हीं छलांगों के कारण हर तत्व का अपना एक अनूठा प्रकाश फिंगरप्रिंट होता है जो उसकी पहचान है। और सबसे अजीब बात, इलेक्ट्रॉन की असलियत इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे मापते कैसे हैं। हाँ, और ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये सिर्फ अजीब सिद्धांत नहीं है, ये उस डिजिटल क्रांति की बुनियाद है जिसमें हम जी रहे हैं। आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर इंटरनेट लाने वाले फाइबर ऑप्टिक्स तक और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली MRI मशीनें, सब कुछ इन छोटी छोटी क्वांटम छलांगों को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता पर बना है। असल में हम वास्तविकता के सबसे मूलभूत नियमों को हैक कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जानना नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके नई तकनीक बनाना है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक आखिरी सादृश्य लेते हैं, आपके फोन की रिंगटोन। फोन में कंपन की कुछ निश्चित आवृत्तियां, मतलब फ्रीक्वेंसी होती हैं, जो मिलकर एक धुन बनाती हैं। आप कोई भी मनमानी आवृत्ति नहीं सुनते। ठीक उसी तरह परमाणु भी प्रकाश की निश्चित आवृत्तियां ही छोड़ते हैं, जो उनके हस्ताक्षर होते हैं। हमने बस उन धुनों को पढ़ना और अपनी मर्जी से बजाना सीख लिया है। बहुत खूब। तो आज हमने परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों और क्वांटा के इस अविश्वसनीय दुनिया की गहराई से खोजबीन की। हमने देखा कि कैसे सूक्ष्म स्तर पर वास्तविकता हमारे रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग, अजीब लेकिन सुंदर है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करता है। हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन एक कण के रूप में तभी व्यवहार करता है जब हम उसे मापते हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर हमारा अवलोकन ही किसी चीज की वास्तविकता को एक रूप देता है, तो जब हम नहीं देख रहे होते हैं तब उस चीज का अस्तित्व कैसा होता है? क्या ये सचमुच सिर्फ संभावनाओं का एक बादल है जो हमारे देखने पर ही एक ठोस रूप लेता है? और अगर ऐसा है तो वास्तविकता का असली मतलब क्या है?